हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। हमारा ये सेकंड लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स की लेक्चर सीरीज़ का। तो ये लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके के जो लेक्चर्स आएंगे उसकी बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कंसिडरेशन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी मशीन एलिमेंट की डिज़ाइन करने के लिए आपको जनरल कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे ड्यूरिंग द डिज़ाइन, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिज़ाइन की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से फर्स्ट फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कोज्ड बाय द लोड। यानी कि हमारा जो मशीन एलिमेंट है उसके ऊपर कौन से टाइप का लोड लगने वाला है और वो लोड की वजह से उसमें कौन सा स्ट्रेसेस इंड्यूस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एनिमेशन में दिखाया है डिफरेंट टाइप्स के लोड, क्योंकि हर एक मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि कोई मटेरियल है उसकी टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो अगर मशीन एलिमेंट के ऊपर टेंसाइल लोड लगने वाला है तो वो मटेरियल हम वहाँ यूज़ करेंगे जिसकी टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस मटेरियल की टेंसाइल लोड कैपेसिटी अच्छी हो उसकी शियर लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी ना हो। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि जो भी डिज़ाइन करने जा रहे हैं आप एलिमेंट की, वो एलिमेंट के ऊपर कौन सा लोड लगने वाला है, क्योंकि वो लोड के हिसाब से आपका मटेरियल सिलेक्ट होगा। दूसरी चीज़, वो लोड के हिसाब से उसके ऊपर थियरी अप्लाई होगी उसकी डिज़ाइन करने के लिए। हर एक लोड के लिए डिज़ाइन की थियरी अलग अलग है और उसके इक्वेशंस भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम वो लोड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके वजह से उसके ऊपर कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और उस हिसाब से उसकी डिज़ाइन की थियरी सिलेक्ट करेंगे और हमारे डिज़ाइन कैरी आउट करेंगे। तो ये सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ लोड और वो लोड की वजह से उसके ऊपर लगने वाले स्ट्रेसेस। सेकंड हमारा जो कंसिडरेशन है वो है मोशन ऑफ द पार्ट्स और काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे मशीन एलिमेंट्स में हैं जिसमें से कोई लीनियर मोशन कर रहा है, जैसे कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, कोई रोटरी मोशन कर रहा है, कोई ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है। तो आपको सबसे पहले आपके मशीन एलिमेंट की मोशन डिसाइड करनी होगी कि उसके ऊपर कौन सी मोशन के हिसाब से वो वर्क करने वाला है। क्योंकि मोशन आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंपोनेंट के ऊपर कौन सा लोड लगने वाला है। जैसे कि ये रेसिप्रोकेट हो रहा है तो उसके ऊपर कौन सा लोड लगेगा वो आप उसकी मोशन के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स तो स्टेशनरी होते नहीं है। स्टेशनरी पार्ट्स के लिए बहुत ईजी होता है कि उसके ऊपर कौन सा लोड लगेगा वो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी मूविंग पार्ट्स है वो मूविंग पार्ट्स के ऊपर कौन सा लोड लगेगा वो उसकी काइनेमेटिक्स के ऊपर से पता चलेगा। इसके लिए आपको थियरी ऑफ मशीन्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि हमारी डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करेगा। थर्ड फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये वाला पॉइंट हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। फोर्थ फैक्टर है फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट। फॉर्म यानी कि उसकी देखाव। अगर फॉर्म हम किस लिए करते हैं तो कोई भी कंपोनेंट हो वो एर्गोनॉमिकली और एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए। एर्गोनॉमिकली मतलब कंफर्टेबल। मानो कि आप कार चला रहे हो और कार में आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग सब ऑपरेट करना है, तो वो एर्गोनॉमिकली कंफर्टेबल होना चाहिए। आप उसे कंफर्टेबली ऑपरेट कर सके वैसी डिज़ाइन होनी चाहिए। और दूसरा आता है लुक, कि अलग अलग शेप में सेम कार का फंक्शन एक ही है, लेकिन उसके आप देखो तो बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो वो मॉडल्स किस हिसाब से डिज़ाइन किए हो कि आपको लुक उसका अच्छा मिलना चाहिए। तो डिज़ाइन जो है वो कई बार लुक के लिए, कंफर्ट के लिए भी हम उसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है जिसमें अलग अलग टाइप के आपके लोड कैरिंग एलिमेंट्स दिखाए हैं। सबका फॉर्म अलग है, सबकी साइज़ अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो इस अलग अलग डिज़ाइन में बनाने का मतलब क्या है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना। कस्टमर को कौन सी डिज़ाइन पसंद आती है, तो लुक वाइज भी आपका जो मशीन एलिमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। स्पेशली वो मशीन एलिमेंट्स की जो दिखने वाले हैं, जो दिखने नहीं वाले हैं उसमें ये वाला फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट है कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर।
यानी कि कोई भी कंपोनेंट आप डिज़ाइन करो वो कन्वीनियंट होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में हमने एक फ़ैन दिखाया हुआ है। ये फ़ैन एक बार हम असेंबल कर ले और सीलिंग पे लगा ले तो हार्डली कभी उसको मेंटेनेंस के लिए नीचे उतारना पड़ेगा। लेकिन आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो ऐसा डायरेक्ट असेंबल किया हुआ फ़ैन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके ट्रांसपोर्ट की कन्वीनियंसी अगर आप देख सके तो उसके अलग अलग पार्ट्स भी यहाँ फिगर में दिखाए हुए हैं। उसकी ब्लेड्स है, उसका रोटर है, रोटर को लगाने वाली पाइप है, ये सब अलग अलग मिलेगा जिसको घर पे आके आपको असेंबल करना पड़ेगा। ये अलग अलग क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, उसका मेंटेनेंस, उसका असेंबल इजीली हो जाए, ट्रांसपोर्ट के लिए इजीली हो जाए, एक छोटे से बॉक्स में ये सारे कंपोनेंट्स आ जाए, इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ के आप देख सकते हैं कि ये ब्लेड्स जो है वो रोटर के साइड वेल्ड करके आपको नहीं दी जाती, वो स्क्रू से हम कनेक्ट करते हैं। स्क्रू से इसलिए कनेक्ट करते हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए भी कन्वीनियंट होगा अगर आपको निकालना है तो, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एक कॉम्पैक्ट साइज़ में आ जाएगा। तो आपको कन्वीनियंसी और इकोनॉमिकल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए भी कई कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। बहुत सारे जहाँ पे स्पेशली मूविंग एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो फ्रिक्शन को कंसिडर करके भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो भी लुब्रिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं वो कितना फ्रिक्शन रिड्यूस करने वाला है, वो फ्रिक्शन की वजह से एक्सेस कौन सा लोड आपके मशीन एलिमेंट के ऊपर आने वाला है। और दूसरा, अगर पीरियोडिक मेंटेनेंस के रूप में लुब्रिकेशन करना है तो लुब्रिकेंट करने के लिए उसकी कन्वीनियंसी होनी चाहिए, लुब्रिकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए। जो भी पर्सन लुब्रिकेट करने वाला है वो उस आसानी से लुब्रिकेशन कर सके, वैसी आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए। जैसे कि आप कार में देख सकते हो, आप बाइक में देख सकते हो, कार में एक रॉड दिया होता है, जो भी हम इंजन ऑयल उसमें डालते हैं उसको एक्सेस करने के, वो रॉड आप बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर 2 मार्किंग किए होते हैं कि आपका ऑयल सफिशिएंट है या नहीं, और ऑयल की क्वालिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कन्वीनियंट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जिससे यूज़र या फिर कोई भी ऑपरेटर जो उसे ऑपरेट करने वाला है वो लुब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर ये वाला पॉइंट भी हमारी डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये फैक्टर भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। ये वाला टॉपिक भी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में कवर किया हुआ है, ये भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज़ हमारे मशीन एलिमेंट्स की डिज़ाइन में कैसे इन्फ्लुएंस करता है। 8th पॉइंट है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी ऑफ वर्कर, सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, सेफ्टी ऑफ मशीन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, और इटसेल्फ मशीन पार्ट्स के जो मशीन जो आपका है उसके दूसरे पार्ट की सेफ्टी के लिए भी आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट फिगर दी हुई है वो कपलिंग की है, फ्लेंज कपलिंग, जो कि 2 शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और वो कपलिंग को हम ऐसे बोल्ट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ओपन बोल्ट है कि वो जो कि ये हाई स्पीड से रोटेट करने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है वर्कर के लिए। अगर आप नज़दीक चले गए, आपका कपड़ा उसमें फंस गया तो एक्सीडेंट कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग लगा है, कि जिसमें ये जो बोल्ट्स थे उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट हमने लगा दिया है, प्रोटेक्टिव रिम हमने लगा दी है। तो ये जो डेंजर था बोल्ट की वजह से एक्सीडेंट होने का, वो यहाँ पे बिल्कुल निकल गया, और ये सेफ्टी के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। दूसरा, आपने जो ग्राइंडिंग हमारा मशीन आता है या फिर ग्राइंडिंग कटर आता है, उसकी ब्लेड के पास भी आप ऐसा कवर देख सकते हैं। अगर ब्लेड टूट जाए, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं टूटने के, तो हाई स्पीड से घूमती होती है, तो उसकी वजह से वर्कर या ऑपरेटर जो है उसका बहुत वो डेंजरस होता है उसकी लाइफ के लिए भी। और अगर कोई दूसरे मशीन पे आप एक ग्राइंडिंग व्हील यूज़ कर सकते हैं तो दूसरे मशीन पार्ट्स को भी डैमेज होने का खतरा रहता है, उसकी वजह से ऐसी प्रोटेक्टिव फिल्म उसके ऊपर लगाई हुई है। तो ये भी एक सेफ्टी मेज़र की वजह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको डिज़ाइन करने के वक्त ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
वर्कशॉप फैसिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिज़ाइन कर ले जिसमें डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आप जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं उसकी वर्कशॉप में वो फैसिलिटी है क्या नहीं। अगर फैसिलिटी नहीं है तो जो फैसिलिटी अवेलेबल है उस हिसाब से वो कंपोनेंट बन सके वैसी कंपोनेंट की डिज़ाइन आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके वर्कशॉप फैसिलिटी में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको वो आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी वर्कशॉप में वो बनवाना पड़ेगा और वो एट द एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्रीमेंट लाएगा। इसलिए आप एज ए डिज़ाइन इंजीनियर वर्कशॉप फैसिलिटीज़ आपके पास कौन सी अवेलेबल है वो भी आपको ध्यान में रख के उसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। हमारा 10th पॉइंट है नंबर ऑफ़ मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। आपको कितने मशीन्स मैन्युफैक्चर करने हैं। क्या आप कोई पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से सिंगल कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप मीडियम रेंज में उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, या आपका मास प्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं कि कार डिज़ाइन होती है, जो कार बनती है, जितनी कार बनेगी उतनी बैटरीज उसमें लगेगी। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि हर जिस कंपनी की कार है उसी कंपनी की बैटरी उसमें लगी हो। ऐसा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि बैटरी बनाने के लिए भी अलग अलग टाइप के बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने पड़ेंगे, स्टाफ रखना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस सब होगा। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज क्या करती है, जो बैटरीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, और उसी कंपनी की बैटरीज वो कार में लगती है। तो नंबर ऑफ़ मशीन्स आप कितने मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे आप स्टैंडर्ड पार्ट्स जो मार्केट में ऑलरेडी बने हुए अवेलेबल है उसका यूज़ करने में आपको आसानी रहेगी। ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा रहता है आपके मशीन की डिज़ाइन के लिए। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 11th पॉइंट हमारा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी जो मशीन बनेगी उसकी कॉस्ट कैसी रहेगी। कॉस्ट में बहुत सारी अलग अलग तरीके के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, मटेरियल की कॉस्ट हो गई, अगर आप कोई वर्क बाहर कराते हैं तो उसकी आउटसोर्सिंग वर्क की कॉस्ट हो गई, वो मशीन को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हो गई। ये सारे कॉस्ट आपको ध्यान में रखे हुए उसकी डिज़ाइन करनी होगी कि ये सारे कॉस्ट अगर आप मिनिमल करते जाएंगे, ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे, तो ही आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी और वो मार्केट में चल सकेगी। तो कॉस्ट कंसीडर करने के लिए सभी तरह के फैक्टर्स आपको उसे ध्यान में रखना पड़ेंगे। अगर कॉस्ट बियॉन्ड द लिमिट जा रही है तो उसके अल्टरनेटिव्स भी एज अ डिज़ाइन इंजीनियर्स आपको सोचने पड़ेंगे और वो ही अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर भी डिज़ाइन करते वक्त बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और हमारा 12th और लास्ट पॉइंट है असेंबलिंग। आपको आपके मशीन कंपोनेंट्स में देखना पड़ेगा कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, असेंबली की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। अगर आपको वो इंस्टॉल कहाँ पे करना है, आप खुद उसे असेंबल करके बाहर भेजने वाले हैं, या आप पार्ट भेजने वाले हैं और पर्टिकुलर जगह पे जाके असेंबली होने वाली है। यहाँ पे 2 फिगर है जहाँ पे कार की असेंबली हो रही है। यहाँ पे इन द फैक्ट्री में ही कार पूरी असेंबल होके मार्केट में जाने वाली है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स असेंबली आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि असेंबली यहीं पे होने वाली है और बाहर सिर्फ आपका फिनिश्ड गुड्स बाहर जाने वाला है। लेकिन ऐसा कोई कंपोनेंट है जहाँ पे यहाँ ऊपर वाली फिगर में दिखाया गया है कि आप सिर्फ पार्ट सप्लाई करने वाले हैं और आपके वर्कर्स या आपके टेक्नीशियन वहाँ जाके उस मशीन या उस कंपोनेंट को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको आपके कंपोनेंट की डिज़ाइन या मशीन की डिज़ाइन ऐसी रखनी चाहिए कि आपके टेक्नीशियन बहुत ही कम टाइम में या सफिशिएंट टाइम में और विथ लेस फटीग, लेस वरी वहाँ जाके वो उस मशीन को इंस्टॉल कर सके, क्योंकि वो अगर इंस्टॉल वहाँ से प्रॉपर से इजीली कर सकेंगे, ऐसी अगर आपकी डिज़ाइन होगी तो आप पार्ट्स भेज दे वहाँ जाके असेंबली करें तो वो कन्वीनियंट रहेगा। ऐसा एग्जांपल हमने फ़ैन का भी देखा है कि कोई भी घर पे खुद कस्टमर जो है वो खुद उसकी असेंबली कर सकता है। आपकी असेंबली वैसी सिंपल होनी चाहिए, जो मिनिमल, कोई एक्स्ट्रा टूल्स उसके लिए नहीं यूज़ होना चाहिए कि एक्स्ट्रा स्पेसिफाइड टूल होगा तो ही उसकी असेंबली हो पाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये असेंबली आपकी कितनी कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से भी आपको आपकी डिज़ाइन जो है वो अल्टर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ एक 12 पॉइंट्स थे जो कि डिज़ाइन के करते वक्त आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और उसका कंसिडरेशन कोई भी कंपोनेंट की डिज़ाइन को लेके आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ख़त्म होता है। थैंक यू।